नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और आज एक बार फिर मैं आपके कुछ सवालों के जवाब के साथ यहां पर आया हूं। और मैं शुरू करूं ये सवाल जवाब का सिलसिला। आपको एक बार बताना चाहूँगा कि कई बार मुझे ऐसे कमेंट मिलते हैं कि सर आपने हमारा सवाल नहीं लिया, मैंने पोस्ट किया था। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारे कमेंट्स होते हैं। तो पिछले कुछ कमेंट्स शायद मैं पढ़ने से चूक जाता हूं या मिस कर देता हूं। तो अच्छा ये होगा कि आप अपनी शिकायत दर्ज करने के बजाय अगर दोबारा से उस सवाल को रिपीट कर दें तो मुझे ढूंढने में ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी और आपके सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। मेरी कोशिश तो होती है कि मैं सभी सवालों के जवाब दे सकूं, लेकिन कई बार कुछ वीडियोस पर सवाल बहुत ज़्यादा होते हैं या फिर एक साथ में वीडियो बहुत ज़्यादा पोस्ट अगर हो रहे हैं तो ऐसे में कई बार कुछ जवाब पीछे चले जाते हैं। तो बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आपकी अगर शिकायत है कि आपके सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है तो आप सवाल को दोबारा पोस्ट करें और एक बार लिख भी दें कि मैंने ये सवाल पहले भी पोस्ट किया था या 2 बार 3 बार पहले पोस्ट कर चुका हूं। जो भी शिकायत है शिकायत ज़रूर करें, लेकिन सवाल को भी साथ में फिर से पोस्ट कर दें तो मुझे आसानी होगी सवाल को ढूंढने में और आपको जवाब देने में। तो अब लेते हैं आपके सवाल। और ये जो पहला सवाल मैं ले रहा हूं ये पूछा है राकेश कुमार ने। राकेश का सवाल ये है कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ऑटो एंड लॉजिस्टिक्स फंड और मेरे इलेक्ट्रिक व्हीकल, यानी कि आप जानना चाहते हैं कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ऑटो एंड लॉजिस्टिक्स फंड और मेरे असेट ग्लोबल इलेक्ट्रिक एंड ऑटोनोमस व्हीकल ईटीएफ्स फंड ऑफ फंड्स, इन दोनों में से क्या सही रहेगा। तो राकेश, मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोनों एकदम अलग फंड हैं। अलग इसके लिए हैं, जब बात हो रही है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स फंड की, तो ये एक थीमेटिक फंड है जो कि इस तरह की कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा जिनका संबंध व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग या लॉजिस्टिक्स से है। यानी कि इसमें कार, बाइक्स, ऑटो रिक्शाज और कॉमर्शियल व्हीकल ये सब तो शामिल होंगे ही। इस तरह की कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट होगा। साथ ही एंसिलरी, यानी कि यदि आप बात करें कार की, तो कार में दूसरे जो पार्ट्स लगते हैं जैसे कि बैटरी या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स या फिर आप कहें जैसे कि टायर वगैरह, तो ये सब भी जो कंपनी इनको बनाती हैं उनके स्टॉक्स में भी यहाँ पर इन्वेस्ट किया जा सकता है। और उसके अलावा लॉजिस्टिक्स, यानी कि गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह पर पहुँचाने के लिए जो भी सर्विसेज यूज होती हैं वो सब, या उस तरह की कंपनीज में भी, चाहे वो शिप्स हों या फिर ट्रक्स हों या फिर इस तरह की सर्विस एजेंसीज या सर्विस प्रोवाइडर्स हों, तो उस तरह की कंपनीज में भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। और यहाँ पर मेजर इन्वेस्टमेंट जो होगा वो इंडियन कंपनीज में होगा, लेकिन अप टू 20% एलोकेशन टोटल असेट अंडर मैनेजमेंट जो होगा इस स्कीम का, वो फॉरेन शेयर्स और सिक्योरिटीज में भी किया जा सकता है। लेकिन जहां तक सवाल है मेरे असेट ग्लोबल इलेक्ट्रिक एंड ऑटोनोमस व्हीकल ईटीएफ्स फंड ऑफ फंड का, तो ये स्कीम इंटरनेशनल ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करेगी और जिन ईटीएफ्स में ये स्कीम इन्वेस्ट कर रही है या करेगी उनका संबंध ऐसी कंपनीज का होगा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोड्यूस करेंगी, मैन्युफैक्चर करेंगी। तो इस वक्त पर यदि हम देखें इस स्कीम का पोर्टफोलियो, तो इन्होंने ग्लोबल एक्स ऑटोनोमस एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूसीआईटीएस ईटीएफ्स और ग्लोबल एक्स लिथियम एंड बैटरी टेक यूसीआईटीएस ईटीएफ फॉरेन एमएफ और ग्लोबल एक्स चाइना इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड बैटरी ईटीएफ फॉरेन एमएफ, इन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि जिस तरह की कंपनीज में मेरे एसेट ग्लोबल इलेक्ट्रिक एंड ऑटोनोमस व्हीकल ईटीएफ्स फंड ऑफ फंड का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, वो इसको काफ़ी अलग बना देता है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स फंड से। और यदि आपको इन दो में से एक को चुनना है तो मेरे हिसाब से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल
ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स फंड सही रहेगा। अब लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है राहुल कुमार यादव ने। राहुल का सवाल यह है कि क्या ये सही समय है सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में इन्वेस्ट करने का या वेट करें। राहुल, मैं आपको बता दूं कि अभी 1 अक्टूबर 2022 से इस क्वार्टर के लिए सीनियर सिटीजन्स सेविंग्स स्कीम पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया गया है, जो कि पहले 7.40% पर एनम था, उसको बढ़ाकर 7.60% कर दिया गया है। तो अभी मुझे उम्मीद ऐसी नहीं है कि अगले क्वार्टर में फिर से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेंगे। तो आप बिल्कुल यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ये 5 साल की स्कीम होती है। तो आप इस जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी एप्लीकेबल है उस पर इन्वेस्टमेंट कर लें, ये मेरा सुझाव है। और बढ़ते हैं आगे, लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है चंदन सिंह ने। चंदन जी ने अपनी स्कीम्स बताई हैं कि उनके पोर्टफोलियो में कौन कौन सी स्कीम्स हैं। डीएसपी टैक्स सेवर, इनमें एसआईपी चल रही है, 5000 की एसआईपी है। पराग पारिक टैक्स सेवर में 5000, कोटक नेस्डेक 100 में 5000, मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप में 5000, एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड में 5000, कोटक स्मॉल कैप में 7500 पर मंथ, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड में 7500 पर मंथ, एज 33 ईयर्स। और कहा है कि चंदन जी अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, 2015 से इन्वेस्ट कर रहे हैं, वेल्थ क्रिएशन के लिए 15+ ईयर्स का एक इन्वेस्टमेंट होराइजन लेकर चल रहे हैं। तो स्कीम्स तो अच्छी हैं। सवाल ये है कि डीएसपी टैक्स सेवर और पराग पारिक टैक्स सेवर में क्योंकि ऑलरेडी लार्ज कैप एलोकेशन है, लार्ज कैप बायस स्कीम्स हैं, तो ऐसे में चंदन जी का कहना है कि उन्होंने अलग से कोई लार्ज कैप फंड नहीं लिया हुआ है, तो मेरी ओपिनियन चाहते हैं। बिल्कुल चंदन जी, आपकी जो स्कीम्स हैं इनमें लार्ज कैप एक्सपोजर काफ़ी है और स्पेशली आपने जैसे कि मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है और ये स्कीम एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है। इसी तरह से आपका जो एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ है वो भी एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है। तो लार्ज एंड मिड कैप में आपका एलोकेशन अच्छा खासा है और उसके अलावा जैसा आपने कहा डीएसपी टैक्स सेवर और पराग पारिक टैक्स सेवर, इनमें भी लार्ज कैप एक्सपोजर अच्छा है, तो आपको अलग से लार्ज कैप फंड लेने की ज़रूरत नहीं है। और जिन फंड्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ये सभी फंड्स अच्छे हैं, आप लंबे समय के लिए यहाँ पर बने रहिए, एसआईपी अमाउंट को टाइम टू टाइम बढ़ाते रहिए ताकि आपका जो लक्ष्य है उसे आप पूरा कर सकें, अच्छी वेल्थ क्रिएट आप कर सकें। और अगला सवाल मैं ले रहा हूँ, ये पूछा है रत्ना राय ने। रत्ना का सवाल ये है कि मैंने 2019 में पीएनबी के माध्यम से सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड खरीदा था पर उसमें नॉमिनी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया था, अब क्या करूं? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नॉमिनी अपॉइंट कर सकते हैं। यदि पहले से नॉमिनी हो और आपको चेंज करना हो तो वो भी संभव है। और जहां से आप एसजीबी बाई करते हैं, जो इशूइंग बैंक्स हों या फिर जैसे आपके केस में पीएनबी है या फिर स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन, यदि किसी ने वहाँ से बाई किया है या फिर पोस्ट ऑफिस से बाई किया है, तो जो भी इशूइंग ऑफिस है वहाँ पर आप नॉमिनेशन का फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। और ये जो नॉमिनेशन का फॉर्म है मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी इसे पोस्ट कर रहा हूँ ताकि यदि आप डाउनलोड करना चाहें तो आप डायरेक्टली लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और ये फॉर्म भर के आप पीएनबी की ब्रांच में सबमिट कर दें, क्योंकि आपने पीएनबी से सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड बाई किया है और फिर यहाँ पर आपका नॉमिनेशन रजिस्टर हो जाएगा। और नॉमिनेशन ही नहीं, यदि आपको अपना एड्रेस अपडेट करना हो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी कुछ भी अपडेट करना हो, तो वो भी आप इशूइंग बैंक या पोस्ट ऑफिस जहाँ से आपने सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स बाई किए थे, आप वहाँ जाकर ये सर्विस अवेल कर सकते हैं। और अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल जो पूछा है हर्षा तोमर ने। हर्षा का सवाल ये है कि यदि इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया हो तो यहाँ से पैसे कैसे निकाल सकते हैं और कितने दिन में पैसे मिल जाते हैं और क्या कोई डिडक्शन होता है प्रिंसिपल या इंटरेस्ट बोला है। वैसे म्यूचुअल फंड में इंटरेस्ट नहीं होता है, जो भी कैपिटल एप्रिसिएशन होता है। तो यहाँ पर हर्षा यही जानना चाहते हैं कि जो कैपिटल एप्रिसिएशन होता है क्या उसमें से कुछ डिडक्शन भी होता है। तो एक एक करके मैं सारे सवालों के जवाब देता हूँ। पहली बात, इंडेक्स फंड से यदि रिडीम करना है तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और एप्लीकेशन जमा करके रिडेम्पशन रिक्वेस्ट सबमिट करके फिजिकल फॉर्म में
रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफ़र एजेंट जैसे कि कैम्स या कार्वी, जो भी रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफ़र एजेंट हों उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के लिए वहाँ पर सबमिट कर सकते हैं रिक्वेस्ट, या फिर फंड हाउस के ऑफिस में जाकर आप रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन भी ये रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं। पैसे कितने दिन में आएंगे, ये बेसिकली जो कट ऑफ टाइम होता है 3 बजे का कट ऑफ टाइम है, उससे पहले आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दें। और उसके बाद जैसे कि इक्विटी इंडेक्स फंड की हम बात करें तो T+3 का आपका टाइम होगा। तो जिस दिन आप रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे उसके बाद 3 दिन के बाद आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो जाएंगे। और जो आपका अगला सवाल है कि क्या इंडेक्स फंड्स के रिडेम्पशन प्रोसीड्स पर कोई डिडक्शन एप्लीकेबल होता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ओपन एंडेड इंडेक्स फंड्स में कोई लॉक इन नहीं होता है जनरली, और कोई एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर 0.001% का सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एप्लीकेबल होगा। और 0.001% का मतलब हुआ कि 1 लाख पर 1 रुपया। तो मैंने आज आपको कुछ सवालों के उत्तर देने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, और आपके जो भी सवाल या सुझाव हों आप कमेंट बॉक्स में इसी तरह से पोस्ट करते रहें। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।